Hello everyone. Hi, this is Sneha from Positiversity and welcome to all again. So guys, आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक करेंगे जो है मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी। गाइज, इस टॉपिक को आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। अगर मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पे बताऊँ तो इससे कई बार शॉर्ट नोट भी आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसके कंटेंट पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कंटेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये, आप प्लीज़ मेरे वॉइस पे ध्यान मत दीजिएगा बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा कोल्ड है तो गला ख़राब है। मे बी थोड़ा बहुत वॉइस क्लियर ना हो बट कंटेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो आप उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। गाइस, चलिए फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि आज हम इस टॉपिक पर किन किन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका परिचय देखेंगे, यानी जो नौकरशाही है उसका परिचय देखेंगे। साथ में इसमें मैक्स वेबर का जो परिचय है उसको भी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नौकरशाही का अर्थ, तथा इसके बाद हम देखेंगे प्राधिकार तथा प्राधिकार के प्रकारों पर मैक्स वेबर जो हैं क्या कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा, तथा इसके बाद हम देखेंगे नौकरशाही की विशेषताएं जो कि मैक्स वेबर द्वारा बताई गई हैं। और इसके बाद हम देखेंगे नौकरशाही की सीमाएं जो कि एल्ब्रो द्वारा बताई गई हैं, तथा इसके बाद हम देखेंगे कि नौकरशाही की जो आलोचनाएं हैं वो किन आधारों पर की गई हैं। गाइज, एक चीज़ हम इसमें ये देखते हैं कि कोई भी थिंकर हो, अगर कोई भी थिंकर कोई भी थ्योरीज लाता है तो वो पूर्णतया सत्य नहीं होती, मतलब उसे हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, उसकी कहीं ना कहीं आलोचना की जाती है। वही सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में भी देखेंगे कि मैक्स वेबर का जो नौकरशाही है उसकी जो आलोचनाएं की गई हैं वो किन किन आधारों पर की गई हैं और वो कहाँ तक उचित बैठती हैं। इसके बाद में हम देखेंगे इसका कंक्लूजन, यानी कि इसका निष्कर्ष। सो गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नौकरशाही का परिचय। गाइज, मैक्स वेबर जो हैं वो नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करने वाले पहले जर्मन समाजशास्त्री थे। और हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो इनका योगदान है वो केवल नौकरशाही के या समाजशास्त्र में ही नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान में भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नौकरशाही का अध्ययन करने में इनका केंद्रीय स्थान माना जाता है और एक सैद्धांतिक ढांचे के रूप में इन्होंने नौकरशाही का अध्ययन किया था। गाइस, मैक्स वेबर अपनी बुक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो नौकरशाही है उसका आदर्श रूप में वर्णन करते हैं। इस वर्णन के दौरान वो बताते हैं कि जो नौकरशाही है उसको प्रशासन का तर्कपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। उन्होंने सत्ता के वर्गीकरण का प्रयास किया और माना कि जो नौकरशाही सिद्धांत है यही प्रभुत्व के सिद्धांत का एक पार्ट होता है। सो गाइज, इसमें हम ये देखते हैं कि जो नौकरशाही है वो क्या है, वो प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक पार्ट होता है जिसका एक सैद्धांतिक ढांचे के रूप में मैक्स वेबर वर्णन प्रस्तुत करते हैं। गाइज, मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 में पश्चिमी जर्मनी के कपड़ा निर्माण से जुड़े एक व्यवसाय परिवार में हुआ था। 1882 में इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की थी और इसके बाद ये हिंडलबर्ग विश्वविद्यालय से कानून में अध्ययन करने लगे। कानून में डॉक्टरेट की और उसके बाद बर्लिन विश्वविद्यालय में कानूनी पद पर, मतलब कानून का जो प्राध्यापक है उस पद पर इन्होंने कार्य किया था। गाइस, 1920 में इनका निधन हो जाता है। गाइस, ये देखा गया कि जो मैक्स वेबर थे वो एक प्रगतिशील दृष्टिकोण के व्यक्ति थे और अपनी रचनाओं में इन्होंने मुख्य ध्यान जो है विश्लेषणात्मक तथा व्यवस्थित अध्ययन पर दिया है।
वह सदैव व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर बल देते थे और इनकी कुछ मुख्य रचनाएं थीं, जिसमें द थ्योरी ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जनरल इकोनॉमी हिस्ट्री और प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म आदि जो हैं प्रमुख हैं। नौकरशाही का अर्थ। गाइस, सामान्य तौर पर नौकरशाही शब्द का जो अर्थ है वो डेस्क गवर्नमेंट होता है। बीसेंडी गार्गी जो हैं पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1745 में नौकरशाही शब्द को प्रस्तुत किया था और इसके बाद बहुत सारे जो हमारे लेखक हैं वो इस शब्द को लोकप्रिय बनाने में लगे रहे थे। गाइस, हमने देखा कि जो 19th सेंचुरी है उसमें क्या था, यानी कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले नौकरशाही शब्द का जो प्रयोग था एक अवधारणा के रूप में किया गया था। मैक्स वेबर के लिए नौकरशाही अधिकारियों का एक प्रशासनिक निकाय है जिसके अंतर्गत संगठनों में कुशलता को प्रस्तुत किया जाना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनका मानना था कि आधुनिक समय में अत्यधिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा है जिसके तहत पूंजीवादी संगठनों में एक अधिक कुशल, मतलब एक बहुत ज़्यादा कुशल संगठन प्रणाली की आवश्यकता होगी। नौकरशाही के सिद्धांतों ने संगठन को आर्थिक योजना के साथ आगे बढ़ाने तथा बाजार में स्थिरता बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया है। मैक्स वेबर कहते हैं कि नौकरशाही के विकास में पूंजीवादी व्यवस्था ने निर्विवाद रूप से प्रमुख भूमिका निभाई है। हालांकि इसके बिना पूंजीवादी व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। इसका विकास अधिकांश रूप से पूंजीवादी तत्वाधानों के अंतर्गत ही हुआ है। मीन्स जो हमारी नौकरशाही है वो पूर्ण रूप से पूंजीवादी व्यवस्था से इफेक्टेड है, जिसके तहत एक स्थिर, कठोर, गहन और गुणात्मक प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुरूप इसको विकसित किया गया है। प्राधिकार तथा प्राधिकार के प्रकारों पर मैक्स वेबर के विचार। सो गाइस, हम देखते हैं कि जो मैक्स वेबर है वो ये बताते हैं कि प्रभुत्व क्या है, वो हमारे शक्ति संबंध को दिखाता है और ये जो शक्ति संबंध होता है ये हमारे शासक और शासित के बीच सत्ता की अधिनायकवादी शक्ति होती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ये जो पावर है ये तभी स्वीकार्य होगी जब ये न्यायसंगत होगी या फिर वैध होगी। ये शक्ति जब प्राधिकार में चेंज होती है तो इसका मीन ये होता है कि वो वैधता को प्राप्त कर लेती है। इस आधार पर वेबर प्राधिकार के 3 प्रकार बताते हैं। पहला पारंपरिक प्राधिकार यानी कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरा करिश्माई प्राधिकार और तीसरा कानूनी तार्किक प्राधिकार। पारंपरिक प्राधिकार। गाइस, पारंपरिक प्राधिकार में परंपराएं अहम होती हैं। इसमें 2 चीज़ें हम देखते हैं, शासक यानी स्वामी और अनुयायी। जो प्राधिकार का यूज़ कर रहा है वो स्वामी होगा और जो हमारे स्वामी की जो आज्ञा है उनका जो पालन कर रहा है वो अनुयायी कहलाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ये दिखती हैं। दूसरा आता है करिश्माई प्राधिकार। गाइस, जो हमारा करिश्माई प्राधिकार है इसमें एक व्यक्ति के विशिष्ट गुणों की बात की जाती है। ऐसे कुछ स्पेशल गुण उसके अंदर होते हैं जो आम आदमी से उसे अलग करते हैं और स्पेशल बनाते हैं। तो यहाँ पे वो एक नायक हो सकता है, मसीहा हो सकता है और भविष्यवक्ता हो सकता है। उसके पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिसके आधार पर उसे स्वीकार किया जाता है और इस आधार पर अन्य लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। गाइस, जो तीसरा प्राधिकार है वो कानूनी तार्किक प्राधिकार है। तो हमारा जो कानूनी तार्किक प्राधिकार है ये क्या है, इसके अंतर्गत नियमों को न्यायिक रूप से लागू किया जाता है और यह संगठन के सभी सदस्यों पर लागू होता है। आधुनिक समाज में यह प्राधिकार एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यह कानूनी है क्योंकि ये व्यवस्थित कानूनों और प्रक्रियाओं के आधार पर तर्कसंगत भी है और इसे इसी प्रकार से लागू किया गया है। हम देखते हैं कि इस प्रकार का जो प्राधिकार है वो नौकरशाही प्रशासन का उपकरण होता है। नौकरशाह के पद
शासन के उसके संबंध, मतलब जो नौकरशाह है उसका जो पद है उसकी बात होती है, और शासन के साथ उसका संबंध तथा शासितों और जो उसके सहकर्मी हैं उनके साथ उसके व्यवहार आदि का नियमन जो है कानूनों के रूप में ही किया जाता है। नौकरशाही की विशेषताएं मैक्स वेबर के द्वारा। गाइज हम देखते हैं कि जो मैक्स वेबर हैं वो नौकरशाही की कुछ विशेषताएं बताते हैं जिसका हम अध्ययन अब करने जा रहे हैं। पहली विशेषता है कार्य का विभाजन तथा विशेषीकरण। सो गाइज मैक्स वेबर कहते हैं कि कार्य का विभाजन और विशेषीकरण ये क्या है, ये नौकरशाही की प्रमुख विशेषता है। इसमें क्या होता है, कार्य की प्रकृति के आधार पर संगठन में कार्य का विभाजन किया जाता है और इस विभाजन से ही संगठन में स्पष्टता आती है, जिससे कार्य जो है अधिकारी द्वारा संपन्न किया जाता है, जिससे संगठन की जो उत्पादकता है और दक्षता है उसमें वृद्धि होती है। गाइज इसमें जो दूसरी विशेषता ये बताते हैं वो कहते हैं लिखित नियम द्वारा परिभाषित कार्य। मतलब ये कहते हैं कि नौकरशाही की जो दूसरी विशेषता है वो कार्य लिखित नियमों के आधार पर संपन्न किए जाना है। मतलब ये कहते हैं कि जो कार्य है वो लिखित नियमों के आधार पर किए जाने चाहिए, क्योंकि नियम संगठन के सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करते हैं। मतलब अगर जो नियम है वो लिखित रूप में होगा तो ये संगठन में जो हमारे सदस्य हैं उनके व्यवहार को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसलिए ये कहते हैं कि इसकी जो दूसरी विशेषता है वो लिखित नियमों द्वारा परिभाषित कार्य होती है। जो तीसरी विशेषता है वो पद सोपानिक प्राधिकार है। इसके तहत वो कहते हैं कि जो तार्किक प्रकार की नौकरशाही है वो इसमें अहम होती है। पद सोपान की व्यवस्था को भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मानते हैं। पदों का संगठन पद सोपान के क्रम का पालन करता है, जिसके अंतर्गत हर अधीनस्थ अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है। यह अवधारणा प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध रखती है। ठीक है, तो इसकी जो चौथी विशेषता ये बताते हैं वो कहते हैं योग्यता आधारित चयन। मतलब ये कहते हैं कि अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो स्वतंत्र निष्पक्ष आधार पर की जानी चाहिए और उनकी परीक्षाओं के आधार पर और योग्यता के आधार पर उनका चयन किया जाना चाहिए। इसके बाद ये नौकरशाही की एक और विशेषता बताते हैं, स्थिति के अनुसार औपचारिक सामाजिक संबंध। गाइज ये कहते हैं कि स्थिति के अनुसार औपचारिक सामाजिक संबंध ये क्या है, नौकरशाही की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। संगठन में नौकरशाही के रूप में अवैयक्तिकता की अवधारणा का पालन किया जाना चाहिए। यह संबंध तर्कहीन भावनाओं पर नहीं बल्कि औपचारिक सामाजिक पहलुओं पर आधारित है। इसमें व्यक्तिगत पसंद तथा नापसंद के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसमें उच्च अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारी को दी जाने वाली आज्ञा अवैयक्तिक आदेश पर आधारित होती है। सो गाइज एक और विशेषता ये बताते हैं इसकी, जिसमें वो बोलते हैं कि नियमित पारिश्रमिक भुगतान। मतलब जो नौकरशाही है उसमें कर्मचारियों को नियमित पारिश्रमिक की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे क्या होगा, जो कार्य और जिम्मेदारी है उसकी प्रकृति के अनुसार उन्हें अगर वेतन दिया जाएगा तो वो अच्छे ढंग से कार्य करेंगे और इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट विशेषता ये बताते हैं स्वामित्व तथा कर्मचारी ढांचे का पृथक्करण। मतलब ये कहते हैं कि स्वामित्व और कर्मचारी ढांचे के बीच पूर्ण पृथक्कीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पृथक्कीकरण इनको डिवाइड किया जाएगा तो इससे क्या होगा, व्यक्तिगत मांगों और हितों को अलग रखा जा सकेगा, जिससे इसमें इनका हस्तक्षेप नहीं होगा। संगठन की कोई भी गतिविधि इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी और इससे कर्मचारी अपनी स्थिति में संगठन का मालिक नहीं हो सकता। मतलब वो कहेगा कि ये लोग अपना पृथक रहेंगे और अपना अपना कार्य करेंगे, कोई भी एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगा और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकेगा। नेक्स्ट विशेषता ये बताते हैं करियर विकास। करियर विकास में ये बोल रहे हैं कि जो कर्मचारी है उनकी पद उन्नति वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित है। प्राधिकरण के विवेक पर इसको आधारित नहीं माना जाता है। ठीक है,
तो ये बताते हैं कि पद सोपान जो हमारा करियर का जो भी हमारा विकास है वो क्या करेगा, कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करेगा। इससे नौकरशाही जो है वो अधिक कुशल रूप से कार्य कर सकेगी। सो गाइस, ये तो थी मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई जो नौकरशाही की विशेषताएं थी। मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेसी की सीमाओं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो गाइज, हम देखते हैं कि जो मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी का थ्योरी है उस पर एल्ब्रो कुछ सीमाएं लगाते हैं। इन सीमाओं को वो 5 प्रकार से विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो अधिशासी मंडल की बात करते हैं, दूसरे में शक्ति का पृथक्करण बताते हैं तथा तीसरे में गैर पेशेवर प्रशासन की बात करते हैं। चौथे पॉइंट में वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं और 5वें पॉइंट में वो प्रतिनिधित्व तत्व की बात करते हैं। अधिशासी मंडल, गाइज अधिशासी मंडल जो है एकाधिकार तंत्र के विपरीत होता है। वेबर जो है उनका मानना है कि जो हमारा लोकतांत्रिक नौकरशाही है उसमें जो पदानुक्रम होता है उसके हर चरण पर एक ही व्यक्ति शामिल होता है, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट आता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा अधिशासी मंडल जो सिद्धांत है वो अस्तित्व में आता है और ये नौकरशाही की सीमा को सीमित करता है, उसकी भूमिका को सीमित करता है। शक्ति का पृथक्करण, गाइस शक्ति के पृथक्करण से हमारा अभिप्राय हमारा जो कार्य है उसका जो उत्तरदायित्व है वो 2 या 2 से अधिक संस्थानों के बीच बांट देना ही शक्ति का पृथक्करण कहलाता है। गाइस ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर ऐसा शक्ति का पृथक्करण किया जाएगा तो इससे क्या होगा, संस्थानों को समझौता करना होगा ताकि वो एक निश्चय हमारा जो एक डिसीजन है उस पर वो पहुंच सके। इसलिए एक महत्वपूर्ण सीमा इनके द्वारा बताई जाती है। तीसरे पॉइंट में ये गैर पेशेवर प्रशासन की बात करते हैं और ये व्यक्ति इतने मतलब रिच होते हैं, इनके पास इतने संसाधन होते हैं कि ये बिना वेतन के ही प्रशासनिक कार्यों में लगे रहते हैं। हम देखते हैं कि इसमें पेशेवर तथा विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का अभाव होता है और आज के समय में यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, गाइस प्रत्यक्ष लोकतंत्र एल्ब्रो जो हैं एक महत्वपूर्ण सीमा इसको मानते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र नौकरशाही की शक्ति को सीमित करता है क्योंकि ये व्यवस्था के तहत अधिकारियों को सीमित करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनको विधानसभा द्वारा निर्देशित किया जाता है और जवाबदेही बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रहे हैं प्रतिनिधित्व। गाइस प्रतिनिधित्व क्या है, इसके द्वारा जनता जो है चुने जाने मतलब जनता के द्वारा जो चुने जाने वाले प्रतिनिधि हैं वो नौकरशाही के प्राधिकार को उपयोग में लाते हैं और ये नौकरशाही की शक्तियों को सीमित करते हैं तथा उसे नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिनिधित्व जो है वो निभाता है। सो गाइज इस आधार पर एल्ब्रो मैक्स वेबर के इस थ्योरी की कुछ सीमाएं बताते हैं जिनका वर्णन हमने इसमें किया है। सो गाइज अब हम देखेंगे कि जो मैक्स वेबर का कंसेप्ट है, जो ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट है, इसमें क्या है, इसकी आलोचना किन आधारों पर आलोचक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कार्ल जे फ्रेडरिक जो हैं वो इसकी आलोचना प्रस्तुत करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये मानना है कि जो नौकरशाही का ये कंसेप्ट था इसमें आदर्श जैसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, इस आधार पर ये इनकी आलोचना करते हैं। सो गाइज नेक्स्ट आलोचना जो है हमारे मॉर्टन प्रस्तुत करते हैं। मॉर्टन ये कहते हैं कि कठोर नियम तथा कानून संगठन में अवैयक्तिकता और कर्मचारी व्यवहार की जवाबदेही तथा विश्वसनीयता को बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत संगठन में कठोर तथा औपचारिक संरचना भी पाई जाती है जिससे संगठनात्मक प्रभावशीलता में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जो मैक्स वेबर हैं उनका मेन जो फोकस था वो विशेषज्ञता और विभेदीकरण पर अधिक था। ठीक है, वो विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन पर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। इस आधार पर ये इनकी आलोचना प्रस्तुत करते हैं और बोलते हैं कि इस विशेष ध्यान देने का परिणाम यह होता है कि अब संगठन के कार्यों को कठोर नियमों और विशेषज्ञता के आधार पर किया जाने लगता है। ठीक है, इस आधार पर मॉर्टन भी इनकी आलोचना प्रस्तुत करते हैं। गाइस नेक्स्ट आलोचक जो हैं वो सेल्जनिक हैं। ये भी यही बोलते हैं कि जो हमारे वेबर हैं उनका मेन फोकस विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन पर था,
जिसका परिणाम ये होता है कि जो हमारा जो विभाग है, जो संगठन है, उनकी उप इकाई में क्या होता है, हितों को लेकर बंटवारा हो जाता है। इससे वो अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। सो नेक्स्ट जो आलोचक हैं वो गोल्डनर हैं। ये भी इनकी आलोचना प्रस्तुत करते हैं और बोलते हैं कि किसी भी संगठन में सेवा तथा कार्य से संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त कर कर्मचारी क्या करते हैं, न्यूनतम अपेक्षित कार्य का मानक निर्धारित कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो कर्मचारी है उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है। यदि हमारे जो प्रबंधक हैं या फिर अधीनस्थ हैं, इनका ध्यान नियमों और विनियमों पर अधिक होगा और संगठन के लक्ष्यों पर कम होगा, तो इसका परिणाम ये होगा कि जो हमारे प्रबंधक हैं और अधीनस्थ हैं, इनके मध्य तनाव पैदा हो जाएगा, जो संगठन को उसके लक्ष्य से भटका देगा। इस आधार पर गोल्डनर जो हैं उनकी आलोचना प्रस्तुत करते हैं। सो गाइज नेक्स्ट जो आलोचक है वो थॉम्पसन है। ये क्या कहते हैं, ये बताते हैं कि प्रबंधक संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निचले स्तर के विशेषज्ञों पर निर्भर करते हैं। इससे क्या होता है, संगठन जो है उसमें प्रदर्शन के प्रति असुरक्षा और जवाबदेही से बचने का प्रयत्न जो है हमारे प्रबंधक करते हैं, इसलिए वो अधिक कानून बना देते हैं। और वेवर का जो ये सिद्धांत है, इसमें जो औपचारिक संरचना है वो पूरी तरह से इसमें बताई गई है, लेकिन औपचारिक संबंधों को समझने पर वेवर जो हैं वो विषय ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो असफल रहे हैं। इस आधार पर हमारे थॉम्पसन जो हैं वो इसकी आलोचना प्रस्तुत करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट जो आलोचक हैं हमारे रुडोल्फ हैं। रुडोल्फ भी इनकी आलोचना प्रस्तुत करते हैं। सो गाइस ये बताते हैं कि औपचारिक शक्ति जो है, तर्क शक्ति, यानी कि औपचारिक तर्क शक्ति और प्रौद्योगिकी संगठनात्मक दक्षता में योगदान तो दे सकती है, परंतु इससे संगठनात्मक संरचना में अलगाव और प्रतिरोध के तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। प्राधिकार के प्रति संघर्ष जो है इसमें बढ़ जाता है। ठीक है। ये कहते हैं कि नौकरशाही का ये प्रशासन जो है इसमें पितृसत्तात्मकता के तत्व मौजूद होते हैं और इसके कारण नौकरशाही सुविधाओं की उपस्थिति उनकी दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ा देती है। तो इस आधार पर ये इनकी आलोचना प्रस्तुत करते हैं। सो जो नेक्स्ट आलोचक हैं वो टालकट पार्सन्स है। ये क्या कहते हैं, ये बताते हैं कि ये मानते हैं कि जो उच्च पदाधिकारी हैं जो आदेश देने का अधिकार रखते हैं, ऐसा संभव नहीं है कि वो उनके पास हम तकनीकी कौशल भी अच्छा ही हो। ठीक है। नौकरशाही का एक अन्य महत्वपूर्ण दोष यह है कि संगठन के कर्मचारियों को स्वयं को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है। उनके विचार, मत तथा निर्णय लेने की क्षमता का कोई मूल्य नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी स्वयं को निराश और हतोत्साहित महसूस करते हैं और समय के साथ साथ कर्मचारी संगठन के निर्मित नए नियमों का बहिष्कार कर देते हैं। और इससे क्या होता है, संगठन में जो हमारे प्रबंधक और कर्मचारी हैं उनके संबंधों में अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है और वो अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। सो गाइज़ ये तो था मैक्स वेबर की आलोचना, किन किन आधारों पर कौन कौन से आलोचक जो हैं वो करते हैं। तो इसके आधार पर अंततः हम यही कह सकते हैं कि मैक्स वेबर का ये जो कंसेप्ट था जो उनके द्वारा बताया गया, ये थ्योरी आदर्श प्रकार के नौकरशाही को दर्शाती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आलोचक द्वारा इसकी आलोचनाएं भी की जाती हैं, लेकिन आलोचना के बावजूद भी ये जो हमारा सिद्धांत है ये अद्वितीय स्थान रखता है। ठीक है। आज बड़े पैमाने पर यह सिद्धांत संगठन में प्रबंध के सर्वाधिक लाभकारी है, मतलब प्रबंधन के लिए ये कंसेप्ट जो है सबसे ज़्यादा लाभकारी है, चाहे वो समाज पूंजीवादी हो या फिर समाजवादी, दोनों ही प्रकार के संगठनों में प्रबंध के लिए वेबर का नौकरशाही सिद्धांत तर्कसंगत बैठता है। मुक्त अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जहां राज्य की न्यूनतम भूमिका होती है, नौकरशाही का यह सिद्धांत राज्य के कुछ आवश्यक कार्य करता है और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वेबर पहले सिद्धांतकार थे जिन्होंने नौकरशाही को एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया और एक कुशल तरीके से संगठन को बनाए रखने में सहायता एवं संगठन के लिए इसके महत्व को उजागर किया। सो गाइज़ ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे मोर एंड मोर लाइक्स दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल गाइज़।
मिलते हैं अगले लेक्चर में।